ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका इसराइल ने जो हमला किया था वो 40 दिन तक जंग चली, फिर जंग बंदी हुई और बाद में तय हुआ कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में दोनों पक्ष बैठेंगे और सीज फायर पर पूरा मसौदा तैयार होगा। हफ्ते के रोज़ अमेरिका और ईरान के डेलीगेट्स बैठे, बातचीत हुई। शुरू में जैसी जानकारियां थी, सरीना होटल है इस्लामाबाद में, वहाँ दोनों डेलीगेशन मौजूद थे। तो एक बात कहता था एक डेलीगेशन, वो रुक्का लेकर के पाकिस्तान की तरफ से दूसरे के पास जाते थे, फिर उनको बताते थे उन्होंने ये कहा, उधर का पैगाम लेकर के फिर इधर, बाद में फिर दोनों पक्ष आमने सामने बैठे और आमने सामने बैठ करके बातचीत हुई। जानकारी ये मिली 21 घंटे की बातचीत के बाद, नतीजा इसका नहीं निकला। तो हम मीडिया में बहुत सारी खबरें देख रहे हैं कि ये बातचीत ख़त्म हो गई और ये बातचीत नाकाम हो गई और अब जंग होगी और अमेरिका फिर से हमला करेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मामला चूँकि बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, बहुत ज़्यादा पेचीदा है, तो इसमें एक साथ कोई नतीजे की उम्मीद बिल्कुल भी थी भी नहीं किसी को भी। जो टर्म्स कंडीशंस हैं ईरान के, उस पर अमेरिका को देखना है और जो अमेरिका की बातें हैं उस पर ईरान को आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक राय कायम होगी, फिर समझौता होगा और एग्रीमेंट साइन होगा। इसमें वक्त लगेगा और ये वक्त कई महीने भी लग सकता है। इस दौरान उम्मीद ये है कि जो मुज़ाकरात या जो टॉक्स करवाएं जिन पावर्स ने, वो अमेरिका को इस बात के लिए मना लेंगे कि अब ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं आएगा अमेरिका या इसराइल की तरफ से, और अगर इसराइल अटैक करता है तो ईरान इसराइल को सपोर्ट नहीं करेगा। इस पर अमेरिका एग्री होगा, जहाँ तक उम्मीद है। अब ये आपको, चूँकि जो हम मीडिया में देख रहे हैं खबरें, एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी बातें हो रही हैं और बिल्कुल ये जैसे कि अब फिर से जंग शुरू होने को हो, तो आप उम्मीद रखें जंग नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि इसराइल लेबनान पर अटैक करे या इसराइल जो है और ईरान के ख़िलाफ़ भी कोई जाहिरियत जैसा वो करता रहा है वो करने की कोशिश करे, लेकिन ईरान इसराइल को तो अकेले को वो पीस कर रख देगा। अब जो बातचीत थी, किन मुद्दों पर बातचीत हुई, वो भी मीडिया में बहुत डिस्कस हुए। भारत के मीडिया ने भी और इंटरनेशनल जो मीडिया उसने सब ने वो पॉइंट्स बताए, ईरान की क्या शर्तें थी, अमेरिका क्या चाहता था। अब ये बातचीत आगे नहीं बढ़ी, क्यों नहीं बढ़ी, वो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। एक तो न्यूक्लियर बम को लेकर के, तो अमेरिका ईरान से कह रहा था कि ये आप न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। तो ईरान तो पहले ही, जब ये जंग शुरू नहीं थी उससे पहले, जब टॉक्स हो रहे थे, पहले ओमान में हुए थे, फिर जेनेवा में हुए थे, फिर वियना में होने थे, वियना में आखिरी बिल्कुल बातचीत होनी थी और वह एग्रीमेंट साइन होना था, तो उससे पहले ही अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया था। उसमें यह तय हो चुका था कि ईरान अपना ज़ीरो एनरिचमेंट कर देगा, यहाँ तक कि अपने पास जो यूरेनियम उसके पास बताया जाता है 450 kg, वो किसी इंटरनेशनल संस्था को जो IAEA है उसको दे देगा या फिर किसी तीसरे देश के हवाले कर देगा। यहाँ तक कि अमेरिका को भी देने के लिए ईरान तैयार हो गया था। तो ये न्यूक्लियर बम का कोई मसला है नहीं। दूसरा एक इशू है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उस पर बातचीत हुई। तो मैं न्यूक्लियर बम पे ही अभी और थोड़ा सा बताऊंगा, न्यूक्लियर को लेकर के क्या बात हुई। ईरान ने कहा, जो मैंने अभी आपको बताया, कि हमने कभी ये कहा नहीं, दावा ही नहीं किया कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे और हमारी मिलिट्री डॉक्ट्रिन में ऐसा नहीं है। फिर भी हम रिवाइव कर सकते हैं इसको, अभी ऐसा कोई तय नहीं है, हम रिवाइव कर सकते हैं, मगर
टॉक्स सक्सेसफुल हों, इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान दोनों मिलकर के एक संयुक्त टीम बनाए और वो यूरेनियम को तलाश करेंगे हम। ईरान ने बताया कि पिछले साल जून में 2025 में जब अटैक किया था अमेरिका ने, और ये दावा किया था कि हमने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह बर्बाद कर दिया है और अब ईरान नहीं बना सकेगा परमाणु बम, तो ईरान ने कहा कि वो उसी वक्त कहीं ज़मीन में दब गया है, कहाँ पर है हमें भी नहीं मालूम, और उसको मिल कर के तलाश करते हैं और मिल जाने पर उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संस्था को हवाले कर देंगे। हम इस पर तैयार हैं कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे हैं। दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के था, तो उस पर ईरान ने कहा कि यहाँ भी एक संयुक्त टीम बनाएंगे और संयुक्त टीम मिलकर के जो माइंस हैं हॉर्मुज में उनको वो वहाँ से साफ़ करेंगे और फिर उसके बाद आवाजाही होगी, लेकिन कंट्रोल हमारा रहेगा और ओमान और ईरान दोनों मिलकर के इससे जो भी टोल होगा वो हासिल करेंगे। और अभी शुरू में 15 जो शिप हैं उनको निकलने के लिए, कंटेनर है उनको निकलने के लिए इजाज़त होगी, उसके बाद फिर ये बढ़ जाएगा। एक और मुद्दा था, वो था लेबनान, क्योंकि ईरान चाहता था कि लेबनान पर भी बात हो, और वो पहले ही उन्होंने कह दिया था कि जब तक लेबनान में जंगबंदी नहीं होगी, इसराइल अटैक नहीं करना बंद नहीं करेगा, तब तक बात करना बेकार है, और जब लेबनान के ऊपर अटैक आना बंद हो जाएंगे तब फिर बातचीत के लिए हम पाकिस्तान पहुंचेंगे और तब बात करेंगे। तो उससे पहले जेडी वेंस ने, ये मैं जब टॉक हुई है उससे पहले की रात को जो बातचीत हुई थी उसको आपको बता रहा हूँ। जेडी वेंस ने बात की इसराइल से, यानी नेतन्याहू से, और जेडी वेंस चूँकि इस जंग के ख़िलाफ़ थे शुरू ही से, और उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, और वो नहीं चाहते थे कि ये जंग हो, तो उन्होंने बहुत सख्त अल्फाजों में बात की नेतन्याहू से। फिर ट्रंप ने फ़ोन किया और नेतन्याहू से लेबनान के ऊपर अटैक न करने के लिए बोला, जिसके बाद नेतन्याहू ने अटैक करना बंद किया, यानी इसराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक करना बंद कर दिया था। और उसके बाद फिर ईरानियन डेलीगेशन आया था, बहुत ही एक जिसको कहना चाहिए बहुत ही प्रोफेशनल टीम थी ईरान की, और ईरान की टीम में प्रेसिडेंट ईरान थे, साथ ही वहाँ के पार्लियामेंट के स्पीकर के बारे में मैं आपको बता दूं, वो IRGC के कमांडर हैं, लंबे वक्त तक वो IRGC से जुड़े रहे। उसके बाद 12 साल तेहरान के मेयर रहे, और तेहरान में जो आप तरक्की देखते हैं, वहाँ जो खूबसूरती देखते हैं, वो उसके आर्किटेक्ट हैं। फिर वो स्पीकर बने, तो उनको एक लंबा तजुर्बा है हुकूमत का, और ईरान के सुप्रीम लीडर्स शहीद अली ख़मेनी के बहुत करीब थे वो। तो ईरान ने एक ऐसा डेलीगेशन भेजा था जिसमें बड़े प्रोफेशनल लोग थे, माहिर, साथ ही अब्बास अरागची साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान है, वो हाईली क्वालिफाइड पर्सन है, वो भी IRGC का कमांडर रहे, और तमाम चीज़ों को बहुत ही नरमी के साथ, बहुत अच्छे लहजे के साथ अपनी बात को रखते हैं। इस तरह से बात कहते हैं कि दुनिया में वो नैरेटिव बना देते हैं, जो ईरान के ख़िलाफ़ माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, जो ताकतें हैं वो एक बयान के साथ ही उसको ख़त्म कर देते हैं, डेमोलिश कर देते हैं। अमेरिका की तरफ से भी जो डेलीगेशन था उसमें जेडी वेंस के अलावा, जेडी वेंस का जैसे मैंने बताया वो ख़ुद भी एक मैरीन कमांडो रह चुके हैं अमेरिका के, और इराक जंग में वो थे, 2003 में जब जंग हुई थी तब मौजूद थे वहाँ इराक में। तो पूरी जोग्राफ़ी से ईरान, इराक, सीरिया, ये तमाम मुल्कों से वाकिफ़ हैं, वहाँ के हालात से, वहाँ की जोग्राफ़ी से। वो इस डेलीगेशन में थे।
ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर वो भी साथ थे, साथ ही स्टीव विटकॉफ एक टाइकून है, बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, डोनाल्ड ट्रंप के कारोबारी साथी हैं, उनके पुराने दोस्त हैं। वहीं प्रेसिडेंट पुतिन के भी वो बहुत गहरे दोस्त हैं और पुतिन के साथ भी कारोबारी रिश्ते हैं। इसीलिए वो जब भी कभी रूस के साथ अमेरिका को बात करना होती है तो स्टीव विटकॉफ बात करते हैं, चूँकि वो पुतिन के कारोबार में भी साथ हैं और फिर उनके दोस्ती भी है, तो आसानी के साथ दोनों बात कर लेते हैं। ये जो इस्लामाबाद में टॉक्स हुए थे, इसमें एक अहम जो बात थी जो मीडिया ने बात नहीं की हमारे यहाँ, शायद उनको जानकारी हो ना हो, पता नहीं, या भूल चूक से भूल गए हों। यहाँ ईरान के कहने पर रूस और चीन के भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, साथ ही सऊदी अरब के भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। नहीं था तो कौन? यूएई। अब यूएई इस बात को लेकर के खफा है कि हमको नहीं बुलाएगा, तो वो इसलिए कि यूएई जो है वो इसराइल का छोटा भाई बना हुआ है और यह इसराइल बना हुआ है पूरी तरह से। जितने भी एंटी मुस्लिम मिशंस, एंटी इस्लामिक मिशंस, एंटी ईरान कार्यक्रम चल रहे हैं दुनिया में या टेररिज्म चला, उसमें यूएई का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ईरान ने जानबूझ करके इसको नहीं आने दिया वहाँ। उससे शिकायत है यूएई को कि हमें नहीं बुलाएगा, और अपना पैसा भी जो 2 बिलियन या 3 बिलियन पाकिस्तान को दे रखा था वो उन्होंने वापस मांग लिया था। सऊदी अरब का डेलीगेशन वहाँ पहुँचा हुआ था और ये पैसा कल सऊदी अरब की मदद से पाकिस्तान ने यूएई को वापस भी कर दिया, ऐसा भी खबरें हैं मीडिया में। जो यूएई का पैसा था, चूँकि वो सऊदी अरब से उनको पैसा मिल गया, उन्होंने उठा करके उसके मुंह पे मार दिया है कि ये लो अपना पैसा रखो और भाड़ में जाओ तुम। ईरान की जो शर्तें थी, जब ये बातचीत होनी थी उससे पहले ही उन्होंने कहा था कि हमारे जो फंड्स हैं आपने फ्रीज किए हुए हैं उनको जारी करना होगा। तो बतौर जमानत अमेरिका ने कतर में ईरान का जो एसेट्स हैं वो रिलीज़ कर दिए थे। इसी तरह से अब ईरान की शर्तें हैं, उसमें सैंक्शन हटाना है, तो अमेरिका तैयार हो गया सैंक्शन हटाने को। हर्जाना देना होगा, इस पर बातचीत होगी इनमें। देखिए, टकर कार्सन का एक इंटरव्यू जब ये पीस टॉक चल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो मलाउन है, इसको ओवैसी साहब ने कहा था कुत्ता, नेतन्याहू ये इस बातचीत को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। उन्होंने अपना वीडियो करके, और यही हुआ कि जिस वक्त इस्लामाबाद में पीस टॉक चल रहे थे, ईरान और यूएस के दरमियान नेतन्याहू की कॉल पहुंची, और नेतन्याहू की कॉल पहुंचने के बाद उसका जो डायरेक्शन था चेंज हुआ, और चेंज इतना हुआ कि वो टॉक्स जो हैं ईरान के फिर होने लगे अमेरिका की तरफ से, वो इसराइल के रिप्रेजेंटेटिव बन गए। ईरान को इस पर ऑब्जेक्शन था, और सही मायने में जो टॉक्स कामयाब नहीं हुए या कोई इसमें नतीजा नहीं निकला, उसकी वजह यह है ईरान ने कहा कि आप अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव बन करके बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं इसराइल का रिप्रेजेंटेटिव बन करके, और आप हमसे बात करिए, अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन करिए आप। तो इसको लेकर के ये एक तरह से बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला है, मगर ऐसा नहीं है कि यहाँ जंग चलती रहेगी, क्योंकि इसमें बातचीत में भी चाइना शामिल है, रशिया शामिल है, और चाइना ने जब ये जंग चलती रही है तो मुस्तकिल, ऐसा नहीं है कि आपने देखा नहीं होगा कि चीन कुछ कर रहा है, मगर चीन कर रहा था पीछे से। चीन की तरफ से दुनिया भर में जो बड़ी पावर्स हैं उनसे मसलसल राब्ते कायम थे, बातचीत हो रही थी। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे जो बड़े लोग हैं वो बात कर रहे थे जंग को रोकने के लिए, जंगबंदी के लिए। अब एक बात और समझ लें आप, फ़लस्तीन एक आज़ाद मुल्क बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है।
अभी तक जो अड़चनें थीं, जो मामला थे और फ़लस्तीन को लेकर के कोई बात नहीं करता था। ईरान के ख़िलाफ़ भी जो जंग है ये उसी का एक हिस्सा है, फ़लस्तीन का। अगर 7 अक्टूबर 2023 में फ़लस्तीन के जो ग्रुप्स हैं, हमास है, अल-क़स्साम ब्रिगेड है और जो भी हैं, अगर उन्होंने अटैक न किया होता इसराइल पर तो ईरान से जंग नहीं होती। पिछले साल भी ईरान के ऊपर हमले नहीं होते। यह जो जंग हुई है ईरान के ख़िलाफ़ वो फ़लस्तीन के वजह से हुई है, क्योंकि कोई भी देश जो अरब के देश हैं, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इजिप्ट, जॉर्डन, कोई बात ही नहीं कर रहा था फ़लस्तीन की। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 2030-2035 का अपना कार्यक्रम लेकर के बैठे हुए थे। न्यू सिटी बसा रहे थे और हवा में स्टेडियम, क्योंकि ओलंपिक होने हैं वहाँ पर, तो उसकी तैयारियाँ सऊदी अरब में हो रही थी। नया सऊदी अरब बना रहे हो, जहाँ सिनेमा घर वगैरह चालू किए गए, शराब के बार वगैरह शुरू हुए, लेकिन फ़लस्तीन की कोई बात नहीं हो रही थी। जब G20 समिट भारत में हुआ, मैंने पहले ही दिन जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से इसराइल पर अटैक किया था और रिपोर्ट की, और रिपोर्ट में बताया कि ये अटैक क्यों हुआ है, हमास की तरफ से ये अटैक इसराइल पर क्यों किया गया, क्योंकि कोई बात ही नहीं कर रहा था। बात हो रही थी जैसे G20 में हुआ, एक प्रपोजल था या एग्रीमेंट था या जो भी था, वो उसमें ये था कि भारत में जो G20 हुआ था उसकी बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ डिक्लेरेशन हुआ कि भारत, यूएई, सऊदी अरब और इसराइल मिल करके कॉरिडोर बनाएंगे, इंडो अरब यूरोप कॉरिडोर उसका नाम होगा। भारत से ट्रेड होगा यूएई से सऊदी अरब होता हुआ, और फिर वो पहुँचेगा यूरोप के मुल्कों में माल, और इसी तरह से वहाँ से आया करेगा। तुर्की के प्रेसिडेंट भारत में मौजूद थे, उन्होंने उसी वक्त इसका विरोध कर दिया था। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, और इसमें तुर्की कहीं है ही नहीं, और बिना तुर्की के ये कैसे हो सकता है। अब अगर भारत का ये कॉरिडोर तैयार होना शुरू हो जाता है, या हो गया होता, या हो रहा होता, तो यह चीन के लिए, तो चीन का जो BRI है, रोड एंड बेल्ट, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम चीन के लिए, वो उस पर असर हो रहा था। ये तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से जो पावर्स थी दुनिया की, उन्होंने हमास को या फ़लस्तीन के संगठनों को इसराइल के ऊपर हमला करने के लिए हुक्म दिया कि यह तभी मुमकिन है जब इसराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा ज़ोरदार ऐसा अटैक हो कि कभी कुछ न हुआ हो इसराइल के ऊपर, ऐसा हो। तब फ़लस्तीन के हमास और अल-क़स्साम और तमाम इन लोगों ने अटैक किया। इसराइल की ताकत हमास के साथ हुई 2.5 साल की जंग में सामने आ गई इसराइल की। इसराइल ने पहले अटैक के बाद इतने एयर स्ट्राइक्स किए फ़लस्तीन के ऊपर, गाज़ा के ऊपर, कि वहाँ तमाम नुकसान पहुँचाने शुरू कर दिए। रात और दिन बम्बार्डमेंट हो रहे थे। फिर यह था कि ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, उसकी तैयारी हुई, और तकरीबन 20 दिन का पॉज लेने के बाद 25 तारीख के बाद फिर ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किया। शुरू में इन्होंने कुछ अपने मार्कावा टैंक्स भेजे। जैसे ही वो गाज़ा में दाखिल हुए तो अंदर से उन पर फायर आया, और फायर RPG का था, जो कंधे पर रख के रॉकेट फायर कर देते हैं। मालूम हुआ 5-7 मार्कोवा टैंक इसराइल के उन्होंने पहली अटैक में उड़ा दिए। फिर यह लंबी जंग चलती रही, और फिर आपको मालूम ही है, हमने भी उस पर पूरी रिपोर्ट्स की हैं। तो अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि फ़लस्तीन का जो मसला है वो अब हल होगा जल्दी। फ़लस्तीन को यूरोप के कई मुल्कों ने एक आज़ाद मुल्क के तौर पर मान्यता दे दी है, जिसमें कल भी जब अब हम बात कर रहे हैं, कल जब पीस टॉक चल रहे थे तब भी यूरोप के 2 मुल्कों ने फ़लस्तीन को आज़ाद मुल्क के तौर पर मान्यता दी है। वहीं यूरोप में जो कत्लेआम इसराइल ने फ़लस्तीन में किया है, लेबनान में किया है, उसके बाद, और जो ईरान में किया है, ईरान के मासूम बच्चों के जो कत्ल किए हैं इन्होंने, उसके बाद यूरोप में जो हिमायती थे इसराइल के या नेतन्याहू के, वो भी उससे ख़िलाफ़ हो गए। और आज वो इतना ख़िलाफ़ हैं कि यहाँ तक कि स्पेन की तरफ से
स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने जो सख्त भाषा का इस्तेमाल किया नेतन्याहू के लिए, और यहाँ तक मांग की है उन्होंने यूएन से कि इसकी तो मेंबरशिप खत्म की जाए, और ही इज़ अ वॉर क्रिमिनल, ही इज़ अ जेनोसाइडर, ही इज़ अ बेबी किलर। ये अल्फाज स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के हैं। वहीं मेलोनी इटली के प्राइम मिनिस्टर, वो भी बहुत सख्त हैं। मैक्रों वो गुस्से में है। साथ ही यूके और जर्मनी जो इनके खास हिमायती थे वो भी दूर दूर हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बहुत खफा हैं। और जो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हैं, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, यहाँ से भी तो पूरा जो बेस था या सपोर्ट था इसराइल, वो अपना खो चुका है। अब एक मुल्क, आज़ाद मुल्क बनेगा फ़लस्तीन, और ईरान के साथ भी, चूँकि ईरान ने जो करिश्मा किया है जंग में, जिस तरह की उसने जवाबी कार्रवाई की है, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, हैरान कर दिया, और अमेरिका को बहुत अच्छे से कुटाई की है। अमेरिका ने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा था कि मेरे साथ यह हश्र होगा। आज उसका जो सुपर पावर का स्टेटस था वो ख़त्म हो गया। हमने अपनी एक रिपोर्ट में ये बताने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं, इसमें मौजूद है कि इसी जिनका इंचार्ज था चीन को, वो मैंने इसमें बात की है। ये बातचीत अभी होगी जो कल पूरी नहीं हो सकी है। बहुत मुमकिन है तुर्की में हो, या ओमान में हो, या फिर शायद इस्लामाबाद ही में हो, क्योंकि पाकिस्तान को जो इससे शोहरत मिली है, जो उसको रेस्पेक्ट मिली है दुनिया में, वो पाकिस्तानी इस वक्त फूले नहीं थमा रहे हैं, और उनके वो हवा में शायद उड़ रहे होंगे। और हमारे यहाँ थोड़ा सा इसको लेकर के चिंता है, और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसके ऊपर सभी बिलीव करते थे। दुनिया के तमाम मुल्क भारत को एक अमन पसंद, बहुत अच्छा देश, और ऐसा देश जो शांति का देश है, मगर हमने अपना वो मयार जो था खोया, और हम शांति का, बुद्ध का, गांधी का, नानक का, कबीर का देश होते हुए भी इसराइल हमारा फादरलैंड बन गया। जैसे ही इसराइल हमारा फादरलैंड बना, तो फिर हम ये दुनिया में बेवकूफ़ लोग तो नहीं बैठे हुए हैं जो इंसान को चलने से, बैठने से, हर तरह से रीड करते हैं, और फिर अंदाज़े लगाते हैं क्या किस रुख में हवा बह रही है। तो उन्होंने देखा कि भारत जो है अब वो इसराइल का पिछलग्गू हो गया है। आरएसएस का माँ भारती, आरएस का के की जो भी कहें आप, वो माँ भारती, नरेंद्र मोदी द्वारा शासित भारत माँ भारती, आज इसराइल उसका फादरलैंड हो गया, और हम उसकी मदरलैंड हो गए। और दुनिया जो है फिर वो बावरा, यहाँ हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, और फिर क्या करें, सर पीटने को भी तबीयत करती है। आप सबका शुक्रिया। जंग रुकेगी, और इसमें अच्छे नतीजे निकलेंगे। ईरान को ये कामयाबी मिली है, ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है तमाम अमन पसंद लोगों के लिए, तमाम दुनिया के वो लोग जो अमन में, शांति में, खूबसूरती में, भाईचारे में, मेल मिलाप में, इसमें भरोसा रखते हैं। हम सबके लिए शुक्रिया आप सभी का।